नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका पाठशाला में। दोस्तों आज हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका संबंध और फलन, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो हमारा चैप्टर है हमारे सारे स्टूडेंट को बहुत ही बोरिंग लगता है। ये चैप्टर करने से डरते हैं, ठीक है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको सीखने की कोशिश करेंगे। अब आप लोग क्यों नहीं सीखते हैं आपको ये भी बता देते हैं। आप लोग इसलिए नहीं सीखते हैं कि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, फार्मूला है, थ्योरी है, सारे चीज़ आप लोग को कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, आप लोग को टीचर नहीं करवा पाते हैं, ठीक है। और आप लोग भी नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग का चैप्टर बोरिंग लगता है। तो बोरिंग लगने की ज़रूरत नहीं है, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम आप लोग को इंटरेस्टिंग बनाने की जिम्मेवारी लेते हैं, ठीक है। बहुत ही आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे आपको 2 मिनट समय दीजिए, आपको समझाते हैं पहले, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमको मान लीजिए कि संबंध और फलन पढ़ना है, यानी रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है। तो पहला है आपका संबंध। तो संबंध चैप्टर जो है आपका एक्सरसाइज 1.1 है। जो आपका एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 है, पूरे क्वेश्चन जो है 1 से लेकर के 16 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 16 क्वेश्चन में पूरा का पूरा सिर्फ संबंध पढ़ना है। अब उस क्वेश्चन में क्या क्या यूज है, यदि आप उससे क्वेश्चन करने से पहले सीख जाते हैं तो फिर जब आप जाइएगा क्वेश्चन करने तो बहुत ही इजी लगेगा। आपको पता रहेगा, हाँ आपके माइंड में घूमता रहेगा कि हाँ ये चीज़ कर रहा है तो हम इसके बारे में कुछ जानते हैं, पढ़े हैं। और जब आप उस क्वेश्चन को करिएगा तो आपको समझ में भी आएगा, आप खुश भी होंगे कि हमको भी बनाने आ रहा है, ठीक है। ऐसे आप लोग रट रट कर जब भी पढ़ते होंगे आपके मन में आता होगा साला मज़ा नहीं आया पढ़ने में, लेकिन जब आप समझ करके पढ़ते हैं तो अपने आप खुशी आ जाता है। खुशी लाने की ज़रूरत नहीं होती है, खुशी अपने आप आ जाती है। राइट बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं? बिल्कुल। देखिए तो आप लोग क्या करिए, 1.1 को स्टार्ट करने से पहले आज मैं आप लोग को सारे जो संबंध में पढ़ना है, सारे थ्योरी है, कंसेप्ट है और जो बेसिक नॉलेज है, सारे चीज़ को कवर करेंगे। और साथ में आपको सेट यानी समुच्चय पढ़े होंगे क्लास 11 में, उसका साइन यानी चिन्ह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चिन्ह के बारे में हम पूरा अच्छे से आपको समझाए हैं, ठीक है। आप वीडियो को देखते जाइए, पूरा अच्छे से समझाए हैं कि उसमें क्या क्या कौन कौन सा साइन यूज होता है, सारे चीज़ को बताए हैं, ठीक है। अपने कॉपी में सबको नोट करते जाइएगा, ओके। सारे चिन्ह को जानना बहुत जरूरी है। रिलेशन फंक्शन जब पढ़ रहे हैं तो चिन्ह को जानना बहुत जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए संबंध में क्या क्या यूज है। आपको यूज है संबंधों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन। अन्य रिलेशन यानी संबंध कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसका सारा एग्जाम्पल के साथ। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है आपको मान लेते हैं 6 या 7 होते हैं, पढ़ना है लगभग, ऐसे ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है ना। आगे क्लास में जाओगे तो मान लो 6 पढ़ना है 12 क्लास में, तो उसका डिफिनेशन के साथ साथ उसको आपको मतलब भी समझाए हैं। उसके बाद आपको समझाए हैं एग्जाम्पल से भी, कि ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। और उसके बाद आप लोग रिलेशन एंड फंक्शन को अच्छे से समझ करके अपने खुद से बनाना स्टार्ट कर देंगे। जब अपने खुद से बनाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आप लोग का कोई डाउट ही नहीं रहेगा, आप लोग का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, आपको बोरिंग कभी लगेगा ही नहीं। तो आप लोग यही करिए कि पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का भी कल ही वीडियो आने वाला है, ठीक है। उसको भी साथ में पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, फिर आपको रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध और फलन बहुत ही मज़ेदार चैप्टर बन जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक नॉलेज है सारे चीज़ को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको 100% श्योर कहते हैं कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं अपने कॉपी पर। तो देखिए हम आपको पहले बुक में समझा लेते हैं कुछ। आपका चैप्टर 1 है, यानी चैप्टर को हिंदी में अध्याय बोलते हैं। और चैप्टर का नाम क्या हुआ, जिससे कि आपको सारी चीज़ पहले में बता चुके हैं, संबंध एवं फलन, ओके। इसको इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन बोलते हैं। तो सारी चीज़ आपको तो समझा चुके हैं। अब देखिए इसमें 2 चैप्टर हैं, संबंध और फलन। तो पहले हम बात करेंगे इस संबंध के बारे में, ठीक है। तो सारा चीज़ सीखेंगे। चलिए हम संबंध के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा रिलेशन यानी संबंध, तो सबसे पहले जो आपका संबंध में यानी रिलेशन में क्या क्या पढ़ना है उसको हम उस साइन को देखेंगे। साइन मतलब चिन्ह,
बेसिक कंसेप्ट जो है संबंध में पढ़ना, इसमें हमारा देखिए, पहले देखिए, लिखिए आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट कहने का मतलब जो जो हमारा छोटा छोटा चीज़ जो यूज है उसको सीखेंगे। जो सिद्धांत देखिए समुच्चय में, ठीक है, समुच्चय के सिद्धांत का चिन्ह जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे 12 क्लास में। जो हमारा क्लास 12 है वो हमारा जो समुच्चय के सिद्धांत का चिन्ह, चिन्ह के बाद जानते हैं साइन, जैसे यूनियन के ऐसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन को ऐसे लिखते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे चीज़ जो पढ़े हैं वो सारे चीज़ को पहले सीखेंगे, तभी हम रिलेशन हो या फंक्शन हो तभी अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब बताओ कि आप यूनियन का साइन ही नहीं जानते होंगे तो आप कैसे समझेंगे, कैसे फंक्शन पढ़ेंगे, कैसे रिलेशन पढ़ेंगे? तो ये जानना बहुत जरूरी होता है। ओके, तभी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको इजी होगा, अदरवाइज आपको तकलीफ ही तकलीफ होगा। इसलिए हम सबसे पहले आपको समुच्चय के सिद्धांत का चिन्ह सिखाएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सारा चीज़ आपको जितना भी बेसिक है, जितना भी क्लास 12 में यूज है, सारे चीज़ को तोड़ तोड़ करके थ्योरी के साथ सब चीज़ बताएंगे आपको। ओके, अभी हम सिर्फ संबंध की बात करेंगे, ये भी ध्यान देना है कि सिर्फ संबंध में जो जो यूज है उसको बता रहे हैं। जो साइन बताएंगे वो आपका क्लास 12 में भी वही यूज है। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे जो हमारा समुच्चय में यूज है, क्या लिखेंगे? समुच्चय के सिद्धांत। समुच्चय के सिद्धांत का चिन्ह, चिन्ह जानना बहुत जरूरी है, बार बार आपको कह रहे हैं। ओके, क्या होता है सबसे पहले सीखेंगे चिन्ह में, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में आता है, फर्स्ट सेकंड लिखने से मतलब नहीं है, बहुत सारा है, ठीक है। पहले सीखिए आप इसका, इसका मतलब क्या है इसको, और साइन जितना भी लिखेंगे, चिन्ह जितना लिखेंगे उसको इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, कोई कोई हिंदी में लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा साइन यानी चिन्ह यूज होता है। जैसे इसका क्या बोलते हैं? बड़ा, लेकिन सब लोग क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम में चाहे इंग्लिश में, सब लोग क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसा बोलते हो, बोलते हो नहीं बोलते हो? बोलते हो, इसलिए हम इंग्लिश का यूज करेंगे ताकि आप लोग का इंग्लिश भी थोड़ा अच्छा रहे। चलिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? याद रहे, क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन। तो याद होगा आपको, लेकिन हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। जिस तरफ मुंह खुला रहेगा, ठीक है, जिस तरफ मुंह खुला रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर यानी बड़ा। और इसको क्या बोलेंगे? जिस तरफ मुंह बंद, इसको क्या बोलेंगे? छोटा। छोटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेस देन। ओके, उसके बाद हमारा इजकल टू के बारे में सीखें। इसका नाम क्या है? बराबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इज इक्वल टू। ओके, उसके बाद देखिए हमारा साइन आता है ए वाला, इम्प्लाइज। इसका नाम क्या है जानते होंगे आप लोग, ठीक है। जब दो को बराबर आता है तो इसका साइन लगता है, तो इसका नाम क्या है? इम्प्लाइज। सारे चीज आप लोग को आज डिस्कस कर देना है। ओके, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो को डाउनलोड करके मत देखिए प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग ऑनलाइन ही देखिए। उसके बाद आपका आता है इस तरह से, इस तरह से एक तरफ से रहेगा ऐसा, तो इसको बोलते हैं इम्प्लाई डेट। जब ये दोनों तरफ से हो जाता है तो इसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इम्प्लाइज ही बोलते हैं। इम्प्लाई सिर्फ, ये इम्प्लाई डेट है, इसको सिर्फ इम्प्लाइज बोलते हैं, या इसका सेकंड नाम है एंड। एंड मतलब और, इसका सेकंड नाम क्या है? इम्प्लाई डेट। क्या? इम्प्लाई डेट। ध्यान दीजिए, इम्प्लाइज डेट और इम्प्लाई डेट में दोनों में अंतर है, देख लो कितना। इसको एक तरफ सिर्फ गिरते हैं, इसको दोनों तरफ से, याद रहेगा? बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिएगा, अब आपका आ रहे हैं हम सेट, जो आपका रिलेशन फंक्शन में यूज है उसमें आ रहे हैं। अब इसका बहुत यूज है आपको फंक्शन में भी और रिलेशन में भी। ये क्या है? भी जैसा दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं है, इसका जानते हैं नाम क्या है? या इंग्लिश में बोलते हैं और, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? जो यूज है हिंदी में उसको लिखेंगे। इसका जो ऐसे कर देगा, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? या बोलेंगे और बोलेंगे। ओके, और यदि इसी को ऐसा कर देगा, ठीक है, भी नहीं है, ठीक है ना, इसको आप उल्टा कर देगा तो इसका मतलब होता है और बोलिए या एंड बोलिए, बातें की हैं। ओके, उसके बाद ये देखिए भी लिख कर कैसे काट देगा,
तो भी लेकर जब ऐसे काट देगा तो इसका नाम है फॉर और। ठीक है, ये बात सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बार बार कर रहे हैं बाबू। उसके बाद आता है इस तरह से, देखो टी लिख देगा, ऐसे काट देगा, इसका नाम होता है देयर एग्जिट्स। क्या नाम होता है? देयर एग्जिट्स। अब एग्जिट्स का मतलब क्या है समझाते हैं आपको। प्राप्त होना, जो चीज प्राप्त होता है, जिससे हम लोग कोई प्राप्त करने की सोचते हैं और प्राप्त हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? देयर एग्जिट्स। तो आपका ऐसा साइन दिखेगा। ओके, इसको टी लिख करके ऐसे काट देगा तो क्या बोलेंगे? देयर एग्जिट्स। ओके, ये सारे चीज जानते होंगे। एन, एन मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का हिंदी क्या होता है जानते हैं आप लोग? नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्रकृत संख्या। ये तो आप लोग को पता होगा, प्रकृत संख्या। उसके बाद आर, आर क्या होता है? रियल नंबर। तो रियल नंबर को हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या। लिखना चाहते हैं तो यहाँ वास्तविक संख्या आप लिख सकते हैं, या लिख ही देते हैं हम भी, वास्तविक संख्या। उसके बाद हमारा आता है आपको जेड। जेड क्या होता है? इंटीजर। इसको लिखिए इंटीजर। इंटीजर का मतलब जानते हैं? पूर्णांक, जिसको आई से डिनोट करते हैं पूर्णांक को। ओके, अब पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में आपको सिखा देते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिए पूर्णांक में तीन चीज आएंगे। ये तो होता है जीरो, और इधर जाएंगे तो क्या होगा? प्लस, और इधर आएंगे तो माइनस। यानी यहाँ से देखिए माइनस इन्फिनाइट और इधर इन्फिनाइट, इधर धन संख्या इधर ऋण संख्या। ठीक है, और जो पूर्णांक होता है जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका? कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। इसके बारे में पहले भी आपको कैलकुलस में पढ़ा चुके हैं, ज़्यादातर आप वीडियो को देख सकते हो। ओके, अब चलिए और हम सीखते हैं। और है आपका सबसेट। देखिए ऐसे करके ऐसे कर देगा, नीचे पाई पार देगा, ऐसे लिखकर, सी नहीं है, सी से थोड़ा बड़ा है, ऐसे करके ऐसे कर देगा, इसका होता है सब सेट। इसको हिंदी जानना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ऐसे इंग्लिश ज़्यादा यूज होगा, उप समुच्च। उप समुच्च। ओके, और इसको ही ऐसे करके ऐसे काट देगा, इसको ऐसे करके और ऐसे काट देगा, तो इसको बोलते हैं नॉट सबसेट। क्या बोलेंगे? नॉट सबसेट। इसको हिंदी में बोलेंगे समुच्चय नहीं, यानी उप समुच्चय नहीं, उप समुच्चय नहीं बोलेंगे। जब इसको काट देगा तो नहीं है। ओके, बस इतना ही फर्क है। और चलिए देखते हैं। अब देखिए जैसे ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है आई का, तो इसका कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है आई का, तो इसका मतलब हुआ, ठीक है, यदि ए सबसेट है बी में एवं बी सबसेट है, ओ सॉरी आई नहीं होगा, ए होगा, आई हम कहाँ से लिख दिए बाबू, ए सबसेट है बी और बी सबसेट है ए का, इसका मतलब हुआ कि ए सबसेट है बी का एवं बी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए बराबर बी। देखिए आप 11th क्लास में सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं। यदि हमारा ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब हुआ कि ए पूरा का पूरा बी में है और बी का पूरा ए में है, यानी दोनों क्या है? बराबर है। तभी तो हमारा ए का पूरा बी में मिल रहा है और बी का पूरा ए में मिल रहा है। तो ए का पूरा बी में है, बी का पूरा ए में है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बराबर बी। ऐसे आप सारे क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। जो यूज है छोटा मोटा सारा चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, नहीं पढ़े 11th में कोई दिक्कत नहीं, सारा चीज़ आपको हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और डाउनलोड करके प्लीज मत देखिए आप लोग वीडियो, आप लोग से रिक्वेस्ट है। ओके, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे और सीखते हैं शक्ति समुच्चय यानी पावर सेट के बारे में सीखते हैं। पावर सेट नहीं, उससे पहले प्रॉपर सेट सिखाते हैं। अब देखिए प्रॉपर सेट किसको बोलते हैं। ऐसा सी सिर्फ लिख देगा, इसमें जब पाई खींच दे रहे थे एक लाइन तो उसको क्या बोलते थे? सबसेट। अब इसमें सिर्फ सी जैसा लिख देगा, सी नहीं है सी जैसा कर देगा, तो इसको नाम है
प्रॉपर सेट। अब प्रॉपर सेट का हिंदी क्या होता है? यथार्थ समुच्चय, यथार्थ समुच्चय। ये सारे हमारे रिलेशन एंड फंक्शन में यूज हैं, इसलिए आप इस सारे को ध्यान दीजिए। उसके बाद अब इसको ऐसे कर देगा और पाई खींच देगा उल्टा। देखिए अभी ऐसे कर रहे थे, अब हम इसको उल्टा कर दिए और पाई खींच दिए, तो इसका नाम हो जाता है सुपर सेट। 11th में पढ़े होंगे तो सब आपको पता होगा, इसका नाम है सुपर सेट। ओके, उसके बाद आता है ये माइनस सिर्फ रहेगा, इसका नाम क्या है? घटाव। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर बोलते हैं ना, इसका नाम ही होता है अंतर। और इस इंग्लिश नाम लिखिए, तो क्या बोलते हैं अंतर को? डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स अंतर, ऐसा भी इसका यूज होगा। उसके बाद ये देखिए त्रिभुज आपको दिख रहा है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है, इसको क्या नाम है? सेट में समित बोलते हैं, समित, समित अंतर बोलते हैं। यदि इस तरह से त्रिभुज ऐसा बना दे तो इसका क्या नाम है? समित अंतर। ओके, उसके बाद ऐसा यूज जैसे कर देगा तो क्या जानते हो आप? क्या बोलते हैं इसको? यूनियन बोलते हैं, यूनियन। और इसको हिंदी में सम्मिलन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? सम्मिलन। उसके बाद इसी यू को उल्टा कर देगा ऐसे, इसका नाम क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। और इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। सारे साइन को याद कर लो बाबू। उसके बाद आता है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख देगा चाहे ऐसे लिख देगा, इसका दोनों का मतलब होता है हिंदी में पूरक समुच्चय। ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, पूरक समुच्चय बोलते हैं। देखो ए पर पावर में सी लगेगा तो इसको बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे? पूरक समुच्चय। या ए पर पावर में डैश लग जाएगा, 1 लग जाएगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पूरक समुच्चय बोलेंगे। ओके, अब देखिए उसके बाद एक इसको भी देखिए। अब ये देखिए बड़ा सा ऐसा यू रहेगा, ठीक है, ये तो यूनियन था लेकिन इससे क्या है? बड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं? समष्टीय समुच्चय। अब समष्टीय समुच्चय का मतलब क्या होता है? इसमें सारे के सारे चीज मिल जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? समष्टीय समुच्चय बोलेंगे। ओके, उसके बाद ये फाई, ऐसे कि इसको क्या बोलते हैं? फाई। फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब उसमें खाली खाली कुछ नहीं मिलेगा उसमें, तो इसको ऐसे कर देंगे। उसके बाद आता है पीए। पीए मतलब पावर सेट, इसको क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शक्ति समुच्चय बोलते हैं। ओके, अब देखिए उसके बाद इसका देखिए नाम है, ऐसा बिंदु 2 कर देगा तो इसका नाम हो जाता है सच डेट। ये बहुत यूज होगा आपको, इसका नाम है सच डेट। और इसको हिंदी में बोलते हैं इस प्रकार। ओके, उसके बाद आता है बिलोंग्स टू। देखिए इसका नाम क्या है? बिलोंग्स टू। इसको भी लिख दीजिए इंग्लिश में बिलोंग्स टू। और बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि सदस्य है, सदस्य है। नाम क्या है? बिलोंग्स टू यानी सदस्य है। ओके, अब देखिए, अब हम देखते हैं इसको ऐसे कर देंगे, इस ई को ऐसे करके और काट देंगे, इसका नाम होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, इसका नाम है डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब कि सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। ओके, अब देखिए, अब चलिए ये हमारा इतना साइन हुआ, ये टोटल साइन लगभग हमारा कंप्लीट हो गया। इतना ही हमारा टोटल साइन था। तो आई होप कि आप लोग सारे साइन को देखिए, याद नहीं करना है इसको, बस आपको जितना मैथ आएगा वहाँ पर देख देख करके इसको एक नोट्स बना लीजिएगा। ऐसे आपको हम PDF डाल देंगे। ओके, तो आप इसको जहाँ भी आपको मैथ में यदि मान लीजिए ऐसा आता है, ऐसा आएगा, तो उसको ख्याल रखिए। जब नहीं समझ में आता है तो जाकर अपने नोट्स में देखिए कि हाँ इसको ऐसा नाम है, इसका ऐसा नाम है। बहुत ही अच्छे से आपका सारा नाम अच्छे से दे दिए हैं, आप लोगों का याद हो जाएगा। याद कैसे होगा? बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा तो अपने आप ये सब याद हो जाता है। हम भी इसको याद नहीं किए, याद जब हम भी क्लास 11th में थे ऐसा मिला था, 12 में थे
तो हमको भी लगा था सर कैसे याद होगा, लेकिन हम लोग इतना प्रैक्टिस करते करते अपने आप सब मन में बैठ जाता है और आप लोग को याद हो जाता है। तो आप लोग भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, सारी चीज़ अपने आप आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको नोट्स में होना चाहिए, बस आपसे यही कहना चाहते हैं। ओके, अब हम चलते हैं कुछ और आगे की तरफ। जैसे हम एक और टॉपिक है, जितना भी टॉपिक है सारे आपको आज शेयर कर दे रहे हैं ताकि आपका रिलेशन फंक्शन मजबूत हो जाए। बहुत सारे बच्चे डरते हैं, डरना नहीं है, हम है ना। देखिए, यदि किसी सेट में, ठीक है, यदि किसी सेट में n सदस्य हो तो, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, हो तो उपसमुच्चय की संख्या क्या होती है? उपसमुच्चय की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। मान लो कोई सेट n सदस्य है, मान लो n मतलब 1 2 3 4 5 दिया रहेगा, इतना सदस्य है, और उसे बोला जाएगा उपसमुच्चय की संख्या क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 2 के पावर n लगा देंगे। ओके, और आपका सॉल्व भी हो जाएगा। जैसे आपको अभी हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। आप ऐसे 11th में पढ़े हैं, जैसे a इक्वल टू दिया है 1,2। अब आपसे पूछा जाएगा कि इनमें सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए n कितना दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2, यानी n बराबर दिया है 2, और फॉर्मूला क्या होता है? उपसमुच्चय की संख्या। उपसमुच्चय की संख्या कह लो या शक्ति समुच्चय यानी पावर सेट कह लो, दोनों का बात एक ही होता है और फॉर्मूला भी दोनों एक ही होता है। यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो pa इक्वल टू 2 के पावर n। पावर सेट को यानी शक्ति समुच्चय को pa से डिनोट करते हैं, तो pa इक्वल टू 2 के पावर n लिख सकते हो। और n का मान क्या है? 2 के पावर 2, 2 2 का 4, यानी 2 दिन की क्या कर देंगे तो 4 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे आप ये सारे क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। आपको सिर्फ यहाँ याद रखना है कि यदि किसी सेट में n सदस्य हो तो उपसमुच्चय की संख्या क्या होती है? 2 के पावर n। कहीं कहीं उपसमुच्चय की संख्या बताने के लिए आएगा। ओके, इसलिए आपको फॉर्मूला लिखवा दिए, जहां आएगा वहां पर हम बहुत अच्छे से डिस्कस कराएंगे। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्तीय गुणन। ठीक है, आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं और आप 12 में इसका बहुत यूज है, इसलिए इस टॉपिक को आपको कवर अच्छे से करेंगे। टॉपिक है आपका कार्तीय गुणन। ओके, कार्तीय गुणन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इंग्लिश जानना जरूरी है मेरे बच्चों, ठीक है। कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये क्या होता है पहले इसका डेफिनेशन सीखेंगे। ओके, देखिए यदि सारे चीज आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, सारे चीज आप लोग को आएगा। रिलेशन फंक्शन बहुत से अच्छे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमको नहीं पढ़ते हैं, आपको ऐसा सर भी करते हैं कि सेकेंड या थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे और रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ाएंगे। वो किस काम की? अरे जब हम फलन के बारे में जानेंगे तभी ना त्रिकोणमितीय फलन जानेंगे, उसके बाद तब कैलकुलस वाला फलन जानेंगे। इसलिए आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करिए। ओके, बहुत जरूरी है बाबू मेरे। चलिए इसका डेफिनेशन सीखते हैं कार्तीय गुणन का। यदि x, y बिलोंग कर रहा है, बिलोंग मतलब सदस्य, अभी बताया ना आपको, इसका नाम क्या है? बिलोंग्स टू, बिलोंग कर रहा है a गुना b में। ओके, तो इसका मतलब होता है कि x जो है a में बिलोंग करेगा और y जो है b में बिलोंग करेगा। तो लिखिए x बिलोंग a कोमा y बिलोंग्स टू b होगा। अब आपको हम एग्जाम्पल लेकर के सिखाने की कोशिश करेंगे ताकि 100% आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। मेरा मकसद है कि आप लोग को किसी तरह हेल्प करना और हेल्प करके आप लोग को आगे बढ़ाना। ओके, तो माना कि a इक्वल टू ले लेते हैं ABC, हमने क्या किया? ABC ले लिया, तथा b इक्वल टू ले लिया हमने 1,2। तब आपसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब a गुना b निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे नहीं किया जाता है, a गुना b। तो क्या हो जाएगा? a का पहले मान लिख लीजिए 1,b, c, गुना b का मान लिख लीजिए 1,2। ओके, आ रहा है समझ में? अब देखिए a गुना b बराबर क्या हो जाएगा? एक बार कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं सीख लीजिए, नहीं सीखे हैं तो a को 1 से करेंगे,
एक बार हो गया। फिर ए को 2 से करेंगे, ए हो गया। अब बी वाला देखेंगे, बी को 1 से, बी को 2 से करेंगे। फिर सी को 1 से, सी को 2 से करेंगे। आई होप कि आप लोगों को करने आ गया होगा। तो मेरे साथ लिखिए, क्या करेंगे, ए को 1 से पहले करेंगे तो ए कोमा 1। इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन करते हैं। ओके, उसके बाद 1 से हो गया, ए को 2 से करेंगे तो ए कोमा 2। फिर बी को 1 से करेंगे तो बी कोमा 1। फिर बी को 2 से करेंगे तो बी कोमा 2। फिर हम सी को 1 से करेंगे तो सी कोमा 1। फिर सी को 2 से करेंगे, सी कोमा 2। ये हमारा देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। आई होप कि आप लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। इसलिए एक और हम क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग का कार्तीय गुणन यानी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ए बराबर मान लो 1 2 है तथा बी बराबर आपको ले लेते हैं 4 कोमा 6। तो चलिए ए गुना बी का कार्तीय गुणन क्या होगा, ए गुना बी लिख लेते हैं। उसके बाद ए का मान लिख लिए 1 कोमा 2 गुना बी का मान हो गया 4 कोमा 6। करिए तो क्या हो जाएगा कार्तीय गुणन, ए गुना बी बराबर 1 को 4 से करेंगे। आप मेरे से पहले करके दिखा दीजिए। 1 को 4 से कर लिए, फिर 1 को 6 से कर लिए, 1 कोमा 6। उसके बाद फिर 2 को 4 से कर लेंगे। किनका किनका हो गया, हाँ जिनका हो गया थैंक यू। फिर 2 को 6 से कर लेंगे, 2 कोमा 6। ओके, इस तरह से आप लोग का कार्तीय गुणन होता है। अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा, बनाकर प्लीज दिखाइएगा। ए बराबर है आपके लिए 1 3 5 तथा बी बराबर है 4 6 9। इसको आप लोग सॉल्व करके दिखाइएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। ओके, अब चलिए हमारा ये जितना सेट का बेसिक था सारे चीज आप लोग को समझा दिए। ये सारे चीज हमारे यूज होने वाले हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से संबंध यानी रिलेशन। अब रिलेशन का कुछ कंसेप्ट है और आपका एक्सरसाइज देखिए। पहले यहाँ से आपका स्टार्ट होता है रिलेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संबंध। ओके, तो देखिए अब यहाँ से आपका संबंध स्टार्ट होगा। अभी जितना चीज हम समझाए हैं वो सारे आपको बेसिक था और सारे चीज आपको समझाने की कोशिश किया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रिलेशन यानी संबंध। एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी मतलब समझिए या आप बेसिक कंसेप्ट समझिए। यदि आप जितना अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं तो सारे चीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक्सरसाइज 1.1 एकदम इजीली तरीका से बनेगा, कोई डाउट नहीं होगा। 100% सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का रिलेशन यानी संबंध एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी। चलिए, तो सबसे पहले बात आती है कि हम तो संबंध पढ़ने जा रहे हैं तो संबंध का परिभाषा तो जानना जरूरी है। ऐसे ऐसे तो हम करेंगे नहीं, पहले हम परिभाषा बताएंगे ही। तो चलिए सबसे पहले हम जिस चीज को पढ़ते हैं उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो पहले हम संबंध के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला आपका टॉपिक हो गया कि संबंध क्या है। संबंध क्या है, इसका हम डिफिनेशन सीख लेते हैं। ओके, तो संबंध का डिफिनेशन होता है यदि ए एवं बी कोई दो अरिक्त, अरिक्त कहने का मतलब कुछ ना कुछ उसमें होना चाहिए। रिक्त मतलब खाली। दो अरिक्त समुच्चय हो जिसमें आर सबसेट ए गुना बी, तो आर को, ओके, आर को ए से बी में, आर को ए से बी में संबंध कहते हैं। संबंध कहते हैं। देखिए संबंध का परिभाषा हुआ कि यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त कहने का मतलब कुछ ना कुछ उसमें होना चाहिए।
समुच्चय हो जिसमें आर सबसेट हो ए गुना बी, तो आर को ए से बी में संबंध करते हैं। मान लो ए और बी कोई दो अयुक्त समुच्चय है, ठीक है। अभी आपको हम एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करेंगे अच्छे से। आइए, आपको 100% समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने ए बराबर ले लिया 1,2 और हमने ले लिया बी बराबर ले लिया हमने 3,4। ओके, तो देखिए पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तब आपको और समझ में आएगा। ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा 1,2 गुना 3,4। यहाँ से हो जाएगा ए गुना बी बराबर, इसको कार्टेशियन करिए। 1 को 3 से करेंगे तो 1 3, 1 को और 4 से करेंगे तो 1 4, फिर 2 को 3 से करेंगे तो 2 3, फिर 2 को 4 से करेंगे 2,4। अब चलिए, इतना तो हो गया। अब आप देखिए कैसे आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम ले लेते हैं रिलेशन, पहले थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, समझ में आपको आएगा। अभी हो सकता है नहीं आ रहा होगा समझ में, लेकिन जैसे ही हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे इसको आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है रिलेशन। ओके, आइए हम इस पेज को ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ले लेते हैं R1। एक R1 रिलेशन है, इसका मान लो दिया है 1,3 और 1,4। और एक R2 ले लेते हैं, थोड़ा पेज को ध्यान से रखिए। चलिए R2 ले लेते हैं, R2 ले लेते हैं 2,3 और 2,4। ओके, और हम ले लेते हैं R3। इस पेज पर R3 ले लेते हैं 1,3 2,3 2,4 और क्या ले लें 1,4। ओके, और एक ले लेते हैं R4। R4 बराबर ले लिए 2,9 2,8, दिख रहा है ना, 2,8 2,7 और ले लेते हैं 3,2। ये तो अपना मन से लेना था। ओके, अब आपको हम समझाएंगे। यहाँ देखिएगा ध्यान से, क्या समझाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा R1 R2 R3 R4 इतना दिया हुआ है, तो अब आपको बताना है कि क्या हमारा ए क्रॉस बी में ये सारे R1 R2 R3 R4 का रिलेशन है या नहीं है, यानी संबंध है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये R1 में क्या है 1 3 1 4, ठीक है। तो इसमें देखिए ए क्रॉस बी में 1 3 1 4, तो इसका रिलेशन है कि नहीं है। देखिए R1 का है 1 3 1 4, 1 3 1 4, इसमें हमारा ये मिल रहा है, यानी ये रिलेशन है। R2 देखिए 2 3 2 4, ये भी रिलेशन है। उसके बाद देखिए आपको 1 3 2 3 1 3 2 3 2 4 2 4 1 4 1 4, ये भी, यानी R3 का भी इसमें रिलेशन है। R4 चेक करिए 2 9, इसमें 2 9 नहीं है, 2 8 नहीं है, 2 7 3 2 नहीं है, यानी हमारा R1 R2 R3 यानी पूरा का पूरा, देखो R का पूरा R सबसेट ए क्रॉस बी, तो R1 R2 R3 R हो गया। देखो इसमें सबसेट हो रहा है ए क्रॉस बी में, नहीं दिख रहा है ना, देखिए जो हमारा, ध्यान से देखिएगा, आप लोग को नहीं दिखा, R1 R2 R3 का जो वैल्यू है ये पूरा का पूरा ए क्रॉस बी में मिल रहा है। हम परिभाषा बताए थे आपको कि R ऐसा होना चाहिए कि पूरा का पूरा ए क्रॉस बी में होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे संबंध। तो हम R1 R2 R3 को क्या बोल सकते हैं, संबंध बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा ए क्रॉस बी में मैच कर जा रहा है, मिल जा रहा है। बट R4 जो है आपका इसमें नहीं मिल रहा है, मिला है आप, नहीं मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि R1 R2 R3 सबसेट है किसमें, ए क्रॉस बी में, परंतु R4 जो है वो क्या हो रहा है, R4 नॉट सबसेट, ठीक है, नॉट सबसेट ए क्रॉस बी। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इसका कहने का मतलब है, सिंपल भाषा में लिखना चाहते हैं तो R1 R2 R3 ए से बी में संबंध है, इस तरह से भी लिख सकते हैं।
या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, संबंध है, परंतु R4 जो है संबंध नहीं है। तो यही आपका संबंध का डिफिनेशन होता है, आपको एग्जाम्पल से समझा दिए। अभी आपको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपके बुक में, वहाँ पर भी आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अब चलिए हम आप लोग के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग सॉल्व करके दिखाना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कि a बराबर दे देगा आपको 1 2 तथा b बराबर दे दिया आपको 3,6। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले a क्रॉस b निकालिएगा इक्वल टू 8। उसके बाद चेक करना है R1 बराबर दे देगा 1 3 1 4, R2 बराबर देते हैं 1 2 1 6 2 3, और R3 बराबर दे देते हैं 1 6 2 3 2 6। ये आप सॉल्व करके देखना, ओके। R1 R2 R3 संबंध है या नहीं है, आप इसको में चेक करके बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ओके। अब चलिए नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है, इसमें हम सीखते हैं प्रांत, सहप्रांत, प्रास या परिसर। ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। प्रांत सीखना बहुत जरूरी होता है, प्रांत, सहप्रांत, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवं आपका है प्रास बोलते हैं, या प्रास का सेकेंड नाम बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है परिसर। तो ज़्यादा हम लोग परिसर ही यूज करेंगे, प्रास को कम यूज करेंगे। और प्रांत, सहप्रांत एवं प्रास या परिसर को इंग्लिश में हम बोलते हैं, लिख लेते हैं इंग्लिश नेम भी, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। रेंज मतलब प्रास बोलो चाहे परिसर बोलो, बात एक ही है। तो इस टॉपिक को भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले इसके बारे में सीखते हैं। देखिए इससे यदि, ठीक है, यदि R सबसेट है इसका A क्रॉस B का, ओके, तो R जो होगा, ठीक है, R को क्या बोलेंगे, A से B में क्या बोलते हैं, याद होगा आपको, A से B में संबंध कहते हैं। तो आपको पता है R को A से B में संबंध कहते हैं, अभी आपने ऊपर पढ़कर आए हैं, संबंध कहते हैं। अब देखिए, अब इसी में क्या मिलेगा आपको, इसी में देखिए, तथा R के जो आपका प्रथम, ठीक है, R के प्रथम निर्देशांक, R के जो प्रथम निर्देशांक है, ठीक है, R के प्रथम निर्देशांक को हम डोमेन बोलते हैं। आपको याद होगा तो अच्छा है, नहीं तो आप अभी समझिएगा, ठीक है। हम जो रिलेशन में प्रथम निर्देशांक जो दिया रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन, तथा दूसरे निर्देशांक जो रहेगा, दूसरे निर्देशांक जो रहेगा उसको हम रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं या कोडोमेन बोलते हैं। इसके बारे में आपको हम सिखाते हैं, ठीक है, रेंज और कोडोमेन बोलते हैं। अब देखिए, कब डोमेन कहेंगे, कब रेंज कहेंगे और कब कोडोमेन कहेंगे, इस बात पर आपको फैसला करना बहुत जरूरी है। आपको हम एग्जाम्पल से इतना डीपली में बता देंगे कि आप आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। देखिए क्या है कि हम दो ले लेते हैं, दो सेट, एक सेट ले लिया मैंने A और एक सेट ले लिया मैंने B। अब देखिए A सेट में जो है आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ओके, और B में है 6 7 8 9, ये आपके हैं। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या है, एक को 6 से रिलेशन है, ओके, और 2 को हमारा 7 से रिलेशन है, और ये 3 को छोड़ देते हैं और 4 को 8 से रिलेशन है, ऐसा दिया हुआ है। तब आपसे बोला जाएगा कि आप बताइए कि इसमें डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, तीनों चीज़ बताना है। तो कैसे बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम डोमेन बताते हैं कि डोमेन किसको कहेंगे। ऐसे आप परिभाषा में पढ़ चुके हैं, डोमेन किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, R के प्रथम निर्देशांक को क्या बोलते हैं, डोमेन। तो प्रथम निर्देशांक A है, तो A में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अव्यय। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 4, ये आपका डोमेन हो गया, ओके। उसके बाद
अब आता है कोडोमेन। तो कोडोमेन पढ़िए। कोडोमेन देखिए, कोड दूसरे निर्देशांक को रेंज नहीं बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। ये देखिए रेंज बताते हैं आपको किसको बोलते हैं। कोडोमेन किसको बोलेंगे? सेकंड निर्देशांक को। तो सेकंड निर्देशांक क्या है? 6 7 8 9, 6 7 8 9। ओके, अब देखिए यहाँ से अब आपको क्या पढ़ना है? रेंज। रेंज आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट रेंज में ही फंस जाते हैं, आपको नहीं फंसना है, ठीक है। देखिए डोमेन समझ में आ गया, कोडोमेन समझ में आ गया, रेंज में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रेंज देखिए उसको बोलते हैं जो हमारा सेट ए और सेट बी को पहले देखेंगे। सेट बी में जो सेट बी में रिलेशन है उसको ही बोलते हैं, जो एलिमेंट्स है जो सेट बी में एलिमेंट्स है उसी को हम रेंज बोलते हैं। लेकिन देखिए जो आपका सेट बी में सेट ए से जिसका जिसका रिलेशन रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज। तो देखिए सेट बी वाला को सेट ए के किन किन से रिलेशन है? एक 6 को है, 7 को है, 9 8 को है। तो जिन जिन से रिलेशन होगा वही हमारा रेंज होता है। तो रेंज इसमें कौन कौन हो जाएगा? 6 7 8 आपका हो, लिख दीजिए 6 7 8। आपको फिर से एक बार समझाते हैं। बी और ए में देखेंगे तो बी का जो सेट है जिनसे सेट ए में रिलेशन होगा, तो 6 का रिलेशन है, 7 का रिलेशन है, 9 का रिलेशन है। तो जिन जिन से रिलेशन जिनसे होगा तो हमारा बी वाला पार्ट क्या हो जाता है? रेंज हो जाता है। देखिए हमने यहाँ रेंज लिख दिया। आई होप कि आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं संबंध के वर्गीकरण। संबंध के वर्गीकरण कहने का मतलब कि संबंध के कितने हमारे वर्गीकरण किया गया है, कितने प्रकार के होते हैं, सारे चीज समझेंगे। और उसी के बेस पर आपका पूरा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होने वाला है। तो आपको उसको नहीं छोड़ना है, आपको अंत तक उसको देखना होगा कितने भागों में संबंध को वर्गीकरण किया गया। तो चलिए हम उसको बारी बारी से सबको देखते हैं। चलिए देखिए संबंधों लिखे, संबंध लिखे, संबंधों का वर्गीकरण। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज 1.1 के लिए। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। ओके, लिखिए। अब देखिए संबंधों के वर्गीकरण के बारे में आपको अच्छे से समझाएंगे। पहले कि कितने भागों में बांटा गया इसके बारे में सीखेंगे। ओके, तो संबंधों का वर्गीकरण को 7 भागों में बांटा गया है। हम आपको 7 पार्ट में पढ़ाएंगे। कहीं कहीं बुक में 5 ही दिया रहता है, कहीं 4, कहीं 6 दिया रहता है, लेकिन हम आपको 7 पढ़ाएंगे ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप लोग को तकलीफ दिक्कत ना हो। ओके, सारे के सारे क्वेश्चन 100% बन जाए। तो पहले हम आते हैं, फर्स्ट है इसका रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? रिक्त समुच्चय इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका रिक्त समुच्चय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन। पहले इसका हम डिफिनेशन सीखेंगे अच्छे से। इसका डिफिनेशन होता है यदि, और आप लोग को देखिए डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना होता है, क्योंकि आप छोटे नहीं है, आप बड़े क्लास में है, क्लास 12 में है। तो आप लोग को डिफिनेशन रटना नहीं है, सिर्फ डिफिनेशन सीखना है, समझना है और उस पर क्वेश्चन अच्छे से करना है। ठीक है, बच्चे की तरफ डिफिनेशन याद करने में नहीं लगो। ओके, सिर्फ समझो क्या होता है, क्या काम है इसका। देखो, यदि समुच्चय ए का कोई भी एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं कोई भी अवयव। एलिमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवयव। ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो तो समुच्चय ए के उस संबंध को ए से नहीं, ए का लिखिए, ए को नहीं, का नहीं, को लिखिए, अच्छा रहेगा। संबंध को, गलती हो रहा है, ए के उस संबंध को ए का
रिक्त समुच्चय कहते हैं। डिफिनेशन सही लगना चाहिए, का की थोड़ा अच्छा से लिखना होता है, तभी ना डिफिनेशन अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ए के उस संबंध को ए का रिक्त समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अभी आपको समझाते हैं, ठीक है, गहराई में। जैसे दे देगा, मान लो आर इक्वल टू, एग्जाम्पल समझ में आएगा कि एक्स कोमा वाई सच डेट, इसका नाम बताया ना आपको कि सच डेट है, सच डेट वाई जो है विभाजित है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना, अभी आपको समझाएंगे। वाई विभाजित है किससे? एक से, जहां वाई क्या है? विषम संख्या, तथा एक्स क्या है? सम संख्या है। ऐसा आपको दे दिया गया है। देखिए इस बात को कैसे समझेंगे। पहले रिक्त समुच्चय इम्पेटी सेट यानी इम्पेटी रिलेशन, या रिक्त समुच्चय मत पढ़िए, संबंध पढ़िए। समुच्चय लिखा गया, रिक्त समुच्चय बार बार यूज करने से समुच्चय लिखा गया यानी संबंध यहाँ लिखिए, क्योंकि हम संबंध पढ़ रहे हैं। तो रिक्त संबंध यानी इम्पेटी रिलेशन। यदि समुच्चय एक का कोई भी अवयव एक के किसी भी अवयव से संबंधित न हो तो समुच्चय एक के उस संबंध को एक का रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि एक साइन डेट वाई जो है यहाँ पर आपका विभाजित है किससे? एक से। इसका कहने का मतलब वाई बटा एक्स, वाई विभाजित है किससे? एक से, यानी क्या होगा? वाई बटा एक्स, जहां y जो है, ये जो y है ये आपका विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। और जो x है ये हमारा सम संख्या है। ओके, तो विषम संख्या बटा सम संख्या, मान लो 3 विषम संख्या है और 2 सम संख्या, कभी भाग दोगे कभी कटने वाला है पूरा का पूरा, कभी नहीं कटेगा, यानी कुछ नहीं मिलेगा, यानी हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो भाग लगेगा उसी को हम बोलेंगे। ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा भाग लगेगा उसी को बोलेंगे। अभी मत सोचना कि सर ये 3/2 है तो 1.5 है, पूरा का पूरा बात हो रहा है, इसका पॉइंट वाला का बात नहीं हो रहा है। तो देखो हमारा डिवाइड नहीं हो पा रहा है, यानी इसमें कुछ नहीं मिला है। क्या मिलेगा? फाई, यानी रिक्त समुच्चय मिलने वाला है। ओके, तो जब रिक्त मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे? ये हमारा रिक्त समुच्चय यानी रिक्त संबंध का डेफिनेशन होता है कि यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो, यानी कोई किसी से मिलाप नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? रिक्त संबंध बोलेंगे। मतलब कि मान लो कि आपको किसी से संबंध नहीं है तो आप क्या बोलोगे? कि खाली खाली संबंध है, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं बोलते हैं लोग ऐसे आपको, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, यानी कोई उनसे हमसे संबंध नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? आपको इससे संबंध नहीं है तो यानी खाली है, आप लोग एक दूसरे को खाली है। मान लीजिए आप जिस किसी को पहचानते नहीं है और बोला जाए कि आपको इनसे क्या संबंध है, तो आप बोलेगा कुछ नहीं, यानी खाली, कुछ संबंध नहीं है। आप इस तरह से बोलते हैं। जब कुछ नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय यानी खाली संबंध। ओके, अब समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब देखिए, अब इसका एक हो गया, अब दूसरा देखते हैं। 2 नंबर में आता है आपका सार्वत्रिक समुच्चय। समुच्चय नहीं, संबंध पढ़ेंगे। ऐसे आपको सारे समुच्चय में यूज होते हैं, इसलिए समुच्चय आ रहा है हमें। ठीक है, संबंध पढ़ रहे हैं ना, तो सार्वत्रिक संबंध पढ़ेंगे, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इसका डिफिनेशन होता है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो तो वह संबंध समुच्चय ए का सार्वत्रिक संबंध लिखिए, समुच्चय बार बार आ जाए, सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। देखिए
ये सब समुच्चय में पढ़ना है और रिलेशन में यानी संबंध में पढ़ना है, तो इसलिए हम समुच्चय बार बार याद आ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, और इसको यू से सूचित किया जाता है। देखिए इसको इससे यू जैसा है ना, इसको यू से सूचित किया जाता है। आपको साइन पहले बताए हुए हैं, सूचित किया जाता है। अब देखिए कैसे हम समझेंगे, उसके एग्जाम्पल से पहले समझेंगे। देखिए जैसे हम ले लेते हैं ए बराबर 1 2 3 4, ओके, और आपका एक यू है जो कि सार्वत्रिक समुच्चय है। यू में क्या दिया है, 1 2 3 6 4 5 9 10 12 11, इस तरह का है। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, परिभाषा सार्वत्रिक समुच्चय इन्वर्सनल रिलेशन, यानी यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो, वह संबंध समुच्चय ए का सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। इसे यू से सूचित किया जाता है। देखो यू जो है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा है, और ए हमारा क्या है 1 2 3 4 है, यानी ए का पूरा इसमें हमारा संबंध होगा, तो हम बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध होगा। तो मिलाओ, एक इसमें है हंजी है, 2 हंजी, 3 हंजी, 4 भी देखो यहाँ है, यानी सारा का सारा चीज हमारे मिल जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक संबंध बोलेंगे, इन्वर्सनल रिलेशन बोलेंगे। ये आपका डेफिनेशन हुआ, ये आप सबका क्लास 11 में ही पढ़ना था। ओके, वहाँ सिर्फ सार्वत्रिक समुच्चय पढ़ना था। आप जब क्लास 12 में आएंगे तो वहाँ पर यूज होगा सार्वत्रिक संबंध, क्योंकि हमारा संबंध चैप्टर से रिलेटेड है। अब इसका थर्ड देखिए, थर्ड आता है सौतुल्य संबंध। तीसरा सौतुल्य संबंध। सौतुल्य संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अब इसका डिफिनेशन सीखेंगे, फिर हम उसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे। पहले इसका डिफिनेशन होता है कि यदि ए कोई, इन पर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। यदि ए कोई अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त करने का मतलब समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। और लग गया यानी रिक्त, और रिक्त मतलब रिक्त नहीं, ठीक है ना, यानी कुछ ना कुछ होना चाहिए। अरिक्त समुच्चय हो जिस पर संबंध R को सौतुल्य संबंध कहते हैं। देखिए जब, कब कहेंगे, जब x, इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब x, बिलोंग कर रहा होगा R में, जहां x जो है A में बिलोंग कर रहा होगा, x बिलोंग्स टू A, ओके, जब उनके अवयव मतलब एलिमेंट में भी संबंध हो। इसका मतलब समझिए, देखिए यदि ए कोई अरिक्त समुच्चय हो जिस पर संबंध R को सौतुल्य संबंध कहते हैं, जब x, बिलोंग टू R हो, जहां x जो हो जो x होगा A में होना चाहिए, यानी x बिलोंग टू A हो, जब हम उनका अवयव में भी संबंध कहते हैं। लेकिन इसका अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी हम इसका मतलब समझा देते हैं लिख करके। चलिए इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है। इस कह रहा है कि यदि, ठीक है, इसका मतलब आपके भाषा में समझाते हैं, यदि x रिलेशन होगा y से, तब, ठीक है, x रिलेशन होगा y, तो x बराबर क्या होना चाहिए, y, ओके, हो तो हम क्या बोल देंगे, सौतुल्य संबंध बोल देंगे, सौतुल्य संबंध है। देखिए आपको ये सारी चीज नहीं समझ में आता है सौतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, तो आप डायरेक्ट इसको सीखिए। जब हमारा एक रिलेशन y से हो और x और y दोनों क्या बराबर हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, सौतुल्य संबंध है। देखिए जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं आपको,
और समझ में आएगा। r इजकल टू ले लेते हैं 1,1, 2,2, 3,3, डॉट 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 ऐसा लगा रहेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी समतुल्य संबंध। देखो x और y क्या है, बराबर है, x और y क्या है, बराबर है, x और y क्या है, बराबर है। तो इस तरह से जब आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, समतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल लेंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये समतुल्य संबंध समझ में आ गया होगा। डिफिनेशन से नहीं समझ में आता है तो हम मतलब से समझाएंगे, मतलब से नहीं समझ में आएगा तो आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। कहीं से ना कहीं से आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अब चलिए इसका हम 4 देख लेते हैं। 3 हुआ, अब हम 4 देखते हैं। तो 4 में आ जाता है आपका समित, ठीक है, समित संबंध। समित संबंध को देख लेते हैं। समित संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं साइमेट्रिक, साइमेट्रिक रिलेशन। ओके, इसको क्या बोलते हैं, साइमेट्रिक रिलेशन। तो साइमेट्रिक रिलेशन का पहले हम डिफिनेशन सीखते हैं। यदि ए कोई अरिक्त, अरिक्त का तो मतलब समझ गए आप लोग, अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय हो जिसमें आर को समित संबंध कहते हैं, समित संबंध कहते हैं। किसको, जब x, y बिलोंग कर रहा होगा R में, तो y, x बिलोंग करता होगा R में। इसका कहने का मतलब होता है कि जब, दोनों का मतलब अब लिख रहे हैं कि x और y कहाँ बिलोंग करेगा, R में, R नहीं A में, A में ना, पूरा तो हमारा A है संबंध, पूरा जो संबंध है A है ना, तो पूरा x और y कहाँ बिलोंग कर जाएगा, A में। इसका कहने का मतलब है कि यदि A कोई अरिक्त समुच्चय हो जिसमें R को समित संबंध कहेंगे, कब, जब x y बिलोंग करता होगा R में और y और x बिलोंग करता होगा R में, तो हम उसको बोल सकते हैं कि x y बिलोंग्स टू A। अब इसका आपको मतलब समझाने की हम कोशिश करेंगे, उस मतलब और एग्जाम्पल से आपको 100% समझ में आ जाता है, इसलिए हमने सोचा कि आप लोग को मतलब समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मतलब इसका क्या है, देखिए, यदि x रिलेशन है y, तब y रिलेशन हो जाएगा x से। जब हमारा, यदि x रिलेशन होगा y, तब हमारा y रिलेशन हो जाएगा x से। तब हम क्या बोलेंगे, तब हम समित संबंध कहते हैं। एक तरह से मान लीजिए कि आपका सेकेंड डिफिनेशन भी हो जा रहा है क्या, लेकिन आप इसको लिखने के बाद ही ऐसा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको सिर्फ समझना है, डिफिनेशन याद करने से मतलब नहीं है, आप मतलब को समझिए और एग्जाम्पल को समझिए और क्वेश्चन को अच्छे से करिए, वही आपके लिए काफ़ी है। आपको तो पढ़ाना है नहीं अभी, जब पढ़ाना होगा तो सब लिखा जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, R इजकल टू, एग्जाम्पल लेते हैं, 2,3 है और 3,2 है। ओके, उसके बाद 5,1 है और 1,5 है, इस तरह से है। और ले लेते हैं 1,7 है और 7,1 है। अब इसमें बताना है कि कैसे समित संबंध यानी साइमेट्रिक रिलेशन होगा। तो देखिए, अभी आपको डिफिनेशन के अनुसार लेकर चलते हैं। ये आपका होता है x और ये होता है y, कोई दिक्कत। और ये देखिए x y है, तो आपको क्या होना चाहिए, एक बार x y होना चाहिए और एक बार y x होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक बार आपको x y बराबर y x होना चाहिए, बराबर नहीं, कोमा चाहिए, x y चाहिए और एक बार y x चाहिए। देखिए x y और यहाँ पर देखिए y x मिल रहा है, x y y x, ये आपका सिमेट्रिक है। इसको भी देखिए 5 1 1 5, इसको भी क्या बोलेंगे, समित यानी सिमेट्रिक है। 1 7 7 1, ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। इस तरह से जब रहेगा तो आप पहचान लेंगे अब क्या हुआ है, साइमेट्रिक यानी समित संबंध कहलाएगा। ओके, अब हम देखते हैं संक्रमांक संबंध। ठीक है,
5 नंबर 4 हो गया ना। अब 5 नंबर में आएगा संक्रमण संबंध, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका, चलिए उसको भी देखते हैं। अब देखिए आपका 5 नंबर में आता है, ठीक है। 5 नंबर में क्या बोले, संक्रमण। हाँ, पहले इसको देख लेते हैं, संक्रमण संबंध, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इसका डिफिनेशन सीखेंगे। यदि x, y रिलेशन सबसेट होगा R का एवं y और z, ओके, सबसेट होगा R का, तो x और z R का हो तो इसे हम बोलेंगे संक्रामक संबंध कहते हैं। अब देखिए जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट है, जिसमें x, y और z बिलोंग टू होना चाहिए ए में। ओके, अब इसका मतलब समझाते हैं आपको। देखिए क्या करना है, इसका कहने का मतलब है कि x, y, z और x, z इस तरह से जब मिल जाएगा तो आप क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रमण संबंध बोल सकते हैं। आपको हम अभी एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखिए, ले लेते हैं, मान लो कि A बराबर कोई है सेट 1 2 3 है, 1 2 3 है। अब इसमें क्या करना है कि आपको क्या बताना है कि ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो ए से ए में रिलेशन निकाल लेंगे पहले, यानी कार्तीय गुणन निकालेंगे। आप सीखेंगे ए से ए में निकालने का मतलब होता है कि ए से ए यानी ए इंटू ए कर देंगे। ए से ए यानी ए से ए मतलब ए गुना ए कर लेंगे। ए गुना ए करिए तो 1 2 3 गुना 1 2 3, जिसको कार्टेशियन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, करिए तो हो जाएगा 1 को 1 से, 1,1, 1 को 2 से, 1,2, 1 को 3 से, 1,3, 2 को 1 से करेंगे 2,1, 2 को 2 से करेंगे 2,2, 2 को 3 से करेंगे 2,3, फिर 3 को 1 से करेंगे 3,1, 3 को 2 से करेंगे 3,2, फिर 3 को 3 से करेंगे 3, इतना हो गया। अब आपको इस एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे मिलाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम एक ले लेते हैं, जैसे क्या ले लें बताइए, ले लेते हैं मान लो कि एक, ठीक है, एक, इसको लेते हैं 1 2 ले लेते हैं, 1 2 ले लेते हैं और 1 2, अब 2 3 देखो तो है कहीं, क्योंकि एक्स वाई, तो अब वाई जेड होना चाहिए ना, तो हो गया एक्स वाई, तो वाई यानी 2 2 3 कहीं है क्या, हाँ 2 3 है, तो इसको ले लिए 2 3 और उसके बाद हम ले लिए 3 1 3 1। अब देखो ये जो हमारा है क्या है, संक्रमण संबंध है, संक्रमण संबंध है। आपको नहीं समझ में आया, अभी समझाते हैं आपको। पहले तो हम ये हमको चाहिए एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, यदि ऐसा मिलता है तो हम बोलेंगे संक्रमण संबंध। तो मान लो कोई एक संबंध है ए से ए में, ए संबंध दे दिया, आपको दिया नहीं था, हम एग्जाम्पल से निकाले हैं। जैसे ए बराबर दिया था और ए से ए में संबंध निकाले तो इतना आया। अब इसमें आपको देखना है कि संक्रमण संबंध है या नहीं है। तो देखिए संक्रमण संबंध होने के लिए आपको यहाँ पर देखिए एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड होना चाहिए, तो चाहिए तो ऐसा मिलाइए, क्या एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स होना चाहिए, तब हम बोलेंगे संक्रमण। मिलाइए तो इसमें ढूंढिए, एक हम ले लिए 1 2 1 2, एक ले लिए 2 3 2 3 और एक ले लिए 3 1। अब मिलाओ, ये एक्स की जगह पर है और ये वाई की जगह पर है। यहाँ क्या होना चाहिए वाई, तो वाई का मान 2 है, यहाँ भी 2 है। अब जेड का कोई मान ले लिए 3, अब जहाँ जेड आएगा क्या आना चाहिए 3, यहाँ जेड है, यहाँ देखो जेड का मान 3 आ गया, और यहाँ एक्स है, एक्स का मान क्या होना चाहिए 1, तो देखो यहाँ एक्स का मान 1 है। ये हमारा क्या है, संक्रमण संबंध है।
आप ऐसा आएगा तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लोगे। ओके, ऐसे आपको क्वेश्चन में हम कराएंगे, वहां पर भी आपको समझने को मिलेगा। अब हम चलते हैं, आपका 6 होगा ना, ये 5 था। अभी हम चलते हैं 6 में। 6 जो है समतुल्य संबंध है। समतुल्य संबंध कहो या तुल्यता संबंध कहो, दोनों का नाम एक ही है, लेकिन उसका इंग्लिश नेम जो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। आइए देखते हैं उसको भी। उसका है समतुल्य संबंध कह लो, या उसका दूसरा नाम है तुल्यता संबंध। ओके, इसको इंग्लिश में इक्विवेलेंस बोलते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन जानना जरूरी है, इंग्लिश नाम। ओके ना। अब चलिए, ये क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे बहुत डिटेल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बारे में सीखना बहुत जरूरी होता है। आइए हम इसको सीखते हैं। ये क्या कहता है समतुल्य या स्थूलता संबंध, कि यदि ए कोई, डिफिनेशन तो लॉन्ग होगा, ठीक है, डिफिनेशन लॉन्ग लिखेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट में हम समझाने की कोशिश करेंगे लास्ट में। ठीक है, डिफिनेशन एक बार सिखा लेते हैं, पूरा निचोड़ बता लेते हैं, ताकि आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आ जाए। उतना आप लोग ज्ञान प्राप्त करें या ना करें, लेकिन बहुत सारे चीज़ बता देने के बाद आप लोग का माइंड जो होता है विकसित कर जाता है। इसलिए हम सारे चीज़ को कवर कराते हैं और लास्ट में आपको निचोड़ बता देते हैं। यदि एक कोई, ठीक है, यदि एक कोई अरिक्त समुच्चय हो तो, अरिक्त समुच्चय हो तो उस पर परिभाषित, संबंध आर को क्या बोलेंगे, समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, और वह निम्न संबंधों को, और वह क्या करता है, निम्न संबंधों को पालन करता है। अब इसका मतलब समझिए, इसका कहने का मतलब है कि समतुल्य संबंध या तुल्यता संबंध उसको कहेंगे यदि एक कोई अरिक्त समुच्चय हो तो उस पर परिभाषित संबंध आर को समतुल्य संबंध कहा जाता है, और वह निम्न संबंधों को पालन करता है। निम्न कहने का मतलब होता है नीचे दिया गया है, तो कौन कौन संबंध को पालन करेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, समतुल्य संबंध या तुल्यता संबंध। आइए, जो संबंध को पालन करता है उसके बारे में हम पहले सीखते हैं। देखिए, इसका पहले फर्स्ट देख लेते हैं कौन कौन सा पालन करता है रूल को। आर एक समतुल्य संबंध हो, क्या होना चाहिए, आर जो है, आपको सारा चीज समझाएंगे फिर एग्जाम्पल से भी। समतुल्य संबंध हो, और क्या होना चाहिए, आर एक समित होना चाहिए, समित संबंध हो। और तीसरा है कि आर संक्रामक, संक्रामक संबंध हो। ये 3 चीज होना चाहिए। अब 3 चीज आप सीख चुके हैं, समतुल्य संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं, समित संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं, संक्रामक संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं। जब ये तीनों चीज एक ही में मिले तो हम उसको समतुल्य संबंध यानी तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ओके, तो पहले समतुल्य संबंध क्या होता है इसको यहाँ पर लिख देते हैं। समतुल्य संबंध क्या कहता है कि एक्स कोमा एक्स, यानी एक्स और एक्स यानी दोनों चीज यहाँ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और समित संबंध क्या कहता है आपका कि एक्स कोमा वाई, तो वाई कोमा एक्स होना चाहिए। आपको सारे परिभाषा में पढ़ा चुके हैं पीछे, इसके बारे में बारी बारी से कर करके। और संक्रमण क्या कहता है कि एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड और जेड कोमा एक्स, इस शर्त को पालन करेगा, इन तीनों को पालन करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, यानी समतुल्य संबंध यानी तुल्यता संबंध कहते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से आप लोग को समझाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोग को समझ में अच्छे से आएगा। देखिए क्या है कि जैसे ले लेते हैं कोई एक सेट है ए, और इसमें दिया है 1,2, 2,3, और दे देगा आपको 2,3, 4,6, 1,3,
7,9 और दे देगा आपको 3,3 और ले लीजिए 5,7 और ले लीजिए 2,6 और ले लीजिए 7,5 और ले लीजिए 6,9। इस तरह का है। ओके, अब इसमें देखेंगे इस रिलेशन में कि हमारा समतुल्य, समित, संकर्मांक जब तीनों मिल जाएंगे तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंस यानी समतुल्य संबंध। आइए हम मिलाते हैं। पहले समतुल्य के लिए चलते हैं तो R1 चलते हैं। मान लो इसको R1 R2 इसको R3 दे देते हैं। R1 R2 R3 R1 के लिए चलते हैं। R1 के लिए आपको क्या चाहिए कि दोनों बराबर हो, x और x होना चाहिए। यानी ऐसा कहीं देखो तो है 1 2 2 3 4 6 1 3 7 9 3 3 ये मिल रहा है। तब यदि ऐसा मिल रहा है तो हम क्या लिख लेंगे 3,3। ये हमारा क्या होगा समतुल्य संबंध होगा। ओके, उसके बाद R2 में क्या होना चाहिए समित संबंध। समित में क्या होना चाहिए कि x y और y x होना चाहिए। तो देखिए तो x y और y x होना चाहिए ना। मिलाइए 1 2 क्या होना चाहिए x y y x। 1 2 2 3 ये नहीं हो पाएगा। 4 6 1 3 नहीं होगा। 7 9 3 3 का नहीं हो पाएगा। देखो 5 7 ये x y और यहाँ देखो 7 5 यानी y x यही होना चाहिए ना। x y y x तो 5 7 7 5 ये हो जाएगा। तो लिख लीजिए 5 7 7 5 ये क्या है हमारा समित है। लिखते भी चलो ये समित है, ये हमारा समतुल्य है। लिखेंगे तो और बेहतर होगा। ओके, और R3 में क्या चाहिए संकर्मांक। R3 में क्या होना चाहिए कि x y y z z x। मिलाइए तो ये x y 1 2 और 2 3 यहाँ मिल गया। x y y z ये हो गया। अब हमको चाहिए z x। देखिए कहीं 3 1 है क्या, 1 3 है, ये तो नहीं हो पाएगा। 3 1 3 1 3 1 3 हाँ यहाँ देखिए 3 1 यहाँ पर है। तो क्या लिख देंगे 1 2 2 3 और यहाँ हो जाएगा 3 1। ओके, तो देखिए आपका R3 मिल गया। तो संक्रमण के लिए क्या होना चाहिए x y y z z x। देखो तीनों के लिए हमारा यहाँ पर मिल गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा समतुल्य संबंध है। समतुल्य संबंध है और यदि कोई भी एक नहीं मिलता है तो हम उसको बोलेंगे कि यानी इक्विवेलेंस है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ओके, आई होप कि आप लोग के सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे आप लोग से देखिए एक्सरसाइज 1.1 के साथ। ओके, और 1.1 को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ताकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें एक बेल आइकन है उसको टच कर लीजिएगा। उस टच करने से आपको क्या प्रॉफिट होगा कि जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहेगा। आपको कोई भी वीडियो खोजने में इजी होगा। ओके, अब मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस सारे क्वेश्चन को जितना भी थ्योरी है आप लोग उसको पढ़िए, अच्छे से समझिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 में। तब तक के लिए बाय बाय।